प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए हम पंचलाइट की जो कहानी है, पंचलाइट नाम से, जिसको फणीश्वर नाथ रेरू ने लिखा है, इस कहानी की समीक्षा लेकर के हम आए हैं। और इस कहानी की समीक्षा करने से पहले आपको हम ये समझा दें कि ये एक आंचलिक कहानी है। और आंचलिक कहानी का मतलब ये होता है कि जिस अंचल विशेष की वो कहानी लिखी गई है, जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित वो कहानी है, उस क्षेत्र के रीति रिवाज, उनके उत्सव, मेले, रहन सहन, उनकी भाषा बोली, ये सब उसमें समाहित हो जाए। फणीश्वर नाथ रेरू ने अपनी इस पंचलाइट कहानी में जहां पर ग्रामीण पृष्ठभूमि को जीवंत और यथार्थ रूप में उभारा है, वहीं पर उस अंचल की, उस क्षेत्र की आंचलिकता को, उनके रीति रिवाजों को, उनके रहन सहन को, उनकी भाषा और बोली को, उसको भी उसी में समाहित कर दिया है। इसीलिए इस कहानी को हम आंचलिक कहानी कहते हैं। अब इस कहानी की मुख्य रूप से 5 आधारों पर समीक्षा की जाती है, जिनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। वो 5 मुख्य कहानी के जो तत्व हैं, वो एक तो कथा वस्तु है, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण है, तीसरा भाषा और शैली है, चौथा देश काल और वातावरण है, और 5वां उद्देश्य है। इन 5 तत्वों के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा की जानी चाहिए और होती है, और इन्हीं आधारों पर प्रश्न भी आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण 2 बिंदु हैं, 2 तत्व हैं, जिनके आधार पर सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न आते हैं, वो 2 तत्व हैं। एक तो कहानी का सारांश या उसकी कथा वस्तु, और दूसरा उस कहानी का उद्देश्य। आज हम आपको इन 2 आधारों पर इस पंचलाइट कहानी की समीक्षा करके दिखाते हैं। इस कहानी की समीक्षा में सबसे पहला बिंदु है इसकी कथा वस्तु। इसकी कथा वस्तु, जो पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु है, इसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। जो आपको इम्तिहान में, परीक्षा में लिखना है, 80 शब्दों में आता है, उसको आप कैसे लिखेंगे, संक्षेप में कैसे करेंगे पूरी कहानी को, वो आप यहां पर देखिए। पंचलाइट कहानी में जिस गांव की कथा को फणीश्वर नाथ रेरू ने दिखाया है, वह गांव 8 टोलियों में विभक्त है, 8 पंचायतों में विभक्त है। फणीश्वर नाथ रेरू यह बताना चाहते हैं कि गांव के लोग किस प्रकार से जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या और द्वेष की भावना से रहते हैं। यानी एक टोली या एक पंचायत के लोग दूसरे टोली या पंचायत से किस प्रकार ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, ये इस कहानी में उन्होंने दिखाना चाहा है। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर कहिए तो वो ग्राम सुधार की भी प्रेरणा देना चाहते हैं। इस कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा यह है कि गांव में 8 पंचायतें हैं। हर पंचायत के पास अपना जाजिम, अपनी दरी, अपनी सतरंजी, अपना पेट्रोमैक्स है। गांव वाले उसी पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। सबके पास अपनी अपनी व्यवस्था है। अलग अलग नाम से टोलियां हैं, राजपूत टोली, महतो टोली, इस प्रकार से। महतो टोली के पास पंचलाइट नहीं है। महतो टोली के लोग भी इस बार जब रामनवमी का मेला आता है तो पंचलाइट खरीदना चाहते हैं। पंचलाइट खरीदने के लिए जो रकम है, वो जो पंचायत को अधिकार मिले हुए हैं न्याय करने का, दंड देने का, जुर्माना इत्यादि लगाने का, उन सब से इकट्ठा की गई रकम से वो पेट्रोमैक्स खरीदना चाहते हैं। पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए रामनवमी के मेले में जब लोग सरदार के साथ जाते हैं, वहां पर पेट्रोमैक्स खरीद करके लाया जाता है। जो पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद रकम बच जाती है, उस रकम से पूजा इत्यादि की जो सामग्री होती है, उसको भी खरीद लिया जाता है। गांव वालों में एक अंधविश्वास है। गांव वालों का मानना है कि किसी भी इस प्रकार की चीज को जब लाया जाए तो पहले उसका पूजा पाठ भी किया जाए।
इसलिए वो बची हुई रकम से पूजा इत्यादि की सामग्री भी खरीद लेते हैं। अब पेट्रोमैक्स लेकर के आते हैं महतो टोली के लोग और उसको देखने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे पंचायत के लोग इकट्ठा होते हैं। एक सूचना पंचायत के लोगों में दी जाती है कि आज पेट्रोमैक्स आने की खुशी में कीर्तन होगा, भजन होगा। अब सारे के सारे लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। जहां पर अपने घरों में लोग दिया जलाते थे, ढिबरी जलाते थे, आज किसी ने दिया और ढिबरी नहीं जलाया और आज सब लोग पंचायत में पेट्रोमैक्स के सामने कीर्तन और भजन करने वाले हैं। सारे लोग प्रसन्न हैं, लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब पंचलाइट को जलाने की बात आती है। पंचलाइट उस पंचायत के लोगों में किसी को जलाना ही नहीं आता है। साधारण लोग पंचलाइट जो पेट्रोमैक्स है उसको नहीं जला पाते हैं। अब जब पंचलाइट जलाने की समस्या पैदा होती है, उत्पन्न होती है, तो पंचलाइट कौन जलाएगा, ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी में। इस गांव में, इस पंचायत में एक गोधन नाम का युवक आकर के दूसरे गांव से बस जाता है, जो एक साधारण मंचला युवक है। और चूंकि वो दूसरे गांव से आया हुआ है और यहां पर बसता है, तो पंचायत के लोग कुछ चाहते हैं कि उनको भी पान सुपारी इत्यादि की वो दान दक्षिणा करे, लेकिन गोधन नहीं करता है। तो इस नाते भी वो एक मौके की तलाश में रहते हैं उससे इस पान सुपारी ना देने के बदले के लिए। पंचायत को एक मौका तब मिल जाता है जब इस गांव में एक महिला पात्र जिसका नाम गुलरी काकी है, उनकी एक लड़की मुनरी, जिससे वो गोधन प्रेम करता है। यानी मुनरी और गोधन एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। और जब गोधन गुलरी काकी के घर की तरफ से गुजरता है तो सलीमा गाना गाता है। यहां पर सलीमा शब्द आया है जो सिनेमा के लिए आया है। चूंकि वो उनकी आंचलिक विशेषता है, इसलिए कहानीकार ने यहां सिनेमा की जगह सलीमा ही शब्द ज्यादा उचित समझा है। तो वो सलीमा गाना गाता है। अब इस सलीमा गाना जो वो गाता है वो गुलरी काकी को बिल्कुल नापसंद होता है, नागवार गुजरता है। तो इसकी शिकायत लेकर के वो पंचायत के सामने जाती है। अब जब पंचायत के सामने ये बात रखी जाती है कि हमारी पुत्री, हमारी लड़की गुलरी को देख करके सलीमा गाना गाता है, तो अब चूंकि मैंने पहले बताया कि गोधन ने यहाँ पर बसने के बाद कुछ भी पान सुपारी इत्यादि पंचायत को नहीं दिया था, और पंचायत को यह जब मौका मिलता है, उसकी शिकायत होती है, तो दंड स्वरूप वो उसके गोधन के ऊपर इस अपराध के चलते 10 रुपए का जुर्माना लगा देते हैं। जुर्माना अदा ना करने के कारण उस गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। अब हुक्का पानी गोधन का बंद है। मुनरी को यह बात मालूम है कि गोधन को पंचलाइट जो पेट्रोमैक्स है वो जलाना आता है, लेकिन अब उसके सामने भी लज्जा का प्रश्न है। तो स्वयं से तो वो नहीं कह पाती है सरदार से, लेकिन अपनी इस बात को कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, इसको वहां की क्षेत्रीय बोली में अपनी जो सहेली कनेली है उसके कान में बात डाल देती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है। अब जब कनेली को यह सूचना मिलती है तो कनेली इस बात को सरदार तक पहुंचा देती है। सरदार को यह जब बात पता चलती है कि गोधन पंचलाइट चलाना जानता है, तो वो पंचायत में इस पर विचार विमर्श करते हैं कि क्या गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए बुलाया जाए। पंचायत के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि उसे बुलाया जाए। छड़ीदार को भेजा जाता है गोधन को बुलाने के लिए, लेकिन गोधन उसके बुलाने पर नहीं आता है। फिर अंततः गुलरी काकी को ही भेजा जाता है और वो गुलरी काकी जाती है और गोधन को बुला करके ले आती है। अब गोधन के आ जाने से अब पंचलाइट जलाने का प्रबंध होता है। गोधन बड़ा होशियार काबिल युवक है और वो पंचलाइट जलाने के लिए आता है, सारा प्रबंध करता है और पूछता है कि स्पिरिट कहाँ है।
अब स्पिरिट तो कोई लाया नहीं था, क्योंकि पंचलाइट जलाना किसी को आता ही नहीं था, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी ये भी मालूम नहीं था। तो पंचलाइट जलाने के लिए जब स्पिरिट नहीं मिलता है तो फिर एक बार सन्नाटा छा जाता है पंचायत के लोगों में। लेकिन गोधन चूंकि बड़ा होशियार और काबिल लड़का है, इसलिए वो स्पिरिट के अभाव में नारियल के तेल से, गरी के तेल से ही उस पंचलाइट को जला देता है और पूरे पंचायत में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। अब पंचलाइट जल जाता है, सारे के सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं और वहां पर जो कीर्तनिया लोग हैं, कीर्तन करने वाले लोग हैं, वो कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं, जय जयकार की ध्वनि हो जाती है। अब छड़ी जो गोधन है उसको सरदार प्रसन्न होकर के अपने पास बुलाते हैं और गोधन को बुला करके कहते हैं कि गोधन, तुमने जाति की प्रतिष्ठा, इज्जत को बचा लिया, तुम्हारा 7 खून माफ, अब गाओ खूब सलीमा गाना। यानी आवश्यकता पड़ गई और गोधन को अब हुक्का पानी भी उसका चालू कर दिया जाता है और उसे मनोअनुकूल आचरण करने की भी छूट मिल जाती है। इस प्रकार अब जब पंचलाइट जल जाती है तो गुलरी काकी भी प्रसन्न हो जाती है, सबके मन का जो मैल है वो साफ हो जाता है। गोधन के प्रति अब उसके अंदर जो एक नफरत की भावना थी वो भी समाप्त हो जाती है और अब गोधन को उसने जो है शाम के, रात के भोजन पर निमंत्रित किया और रात के भोजन पर उसको जब बुलाती है, गोधन जाता है। गोधन मुनरी की ओर देखता है, मुनरी की आंखें प्रेम से, लज्जा से झुक जाती हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये तो रही उसके कहानी के सारांश की बात। अब कहानी का जो दूसरा सबसे प्रमुख तत्व है वो उद्देश्य होता है। अब कहानीकार का उद्देश्य क्या था इस कहानी को लिखने में? इस उद्देश्य के आधार पर हमको यह चीज दिखाना होता है कि कहानीकार का इस कहानी को लिखने के पीछे मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था। फणीश्वरनाथ रेणु इस कहानी में यह बताना चाहते हैं कि गांव के लोग किस प्रकार जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त रहते हैं और परस्पर ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं। ये उनकी अशिक्षा, उनकी अंधविश्वास, उनका रूढ़िवाद है जिस आधार पर वो एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से फणीश्वरनाथ रेणु इस कहानी में ग्राम सुधार की प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरा एक जो उद्देश्य है इस कहानी में वो ये है कि आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यानी कहानीकार ये कहना चाहता है कि जहां पर गोधन एक जिसका हुक्का पानी बंद हो गया था, पंचायत ने बंद कर रखा था, आज जब आवश्यकता पड़ती है तो किस प्रकार उसके अपराध को माफ कर दिया जाता है और जो उसके लिए निषेध लगा दिया गया था उसे किस प्रकार समाप्त कर दिया जाता है। सरदार के इस वाक्य में यह बात बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है जब सरदार कहते हैं कि गोधन, तुमने जाति की इज्जत और प्रतिष्ठा को बचा लिया है, अब तुम्हारा 7 खून माफ और गाओ खूब सलीमा गाना। यानी आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, यह भी कहानीकार का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो आपको मैंने 2 जो मुख्य आधार थे, जो परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि किसी कहानी की समीक्षा में या तो सारांश पर सर्वाधिक प्रश्न आते हैं और या तो उसके उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इन दोनों की मैंने चर्चा कर दिया। अब 3 और भी कहानी के जो तत्व बचे हुए हैं, कभी कभी उस पर भी प्रश्न आते हैं, उनकी भी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो एक जो तीसरा तत्व होता है कहानी का, वो होता है पात्र और चरित्र चित्रण। आपने देखा ये पंचलाइट जो कहानी है, इसके सारांश को भी हमने बताया। ये कहानी एक प्रकार से आंचलिक कहानी है, ये कोई चरित्र प्रधान कहानी नहीं है। इसमें लेखक का जो फोकस रहा है वो यह रहा है कि वो आंचलिकता को उभार रहा है, ग्रामीण परिवेश को उभारने के साथ साथ उसकी आंचलिकता को उभारना इसमें कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है।
तो ये कोई चरित्र प्रधान कहानी तो नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी जो मुख्य पात्र हैं उनको हम यहाँ पर बता देते हैं। इस कहानी का एक मुख्य पात्र है सरदार, जो महतो टोली का मुखिया है। और सरदार के चरित्र की अगर बात की जाए तो सरदार अपने प्रत्येक इच्छा को एक आदेश समझता है। वो जो भी चाहता है उसका प्रत्येक वाक्य एक प्रकार से एक आदेश होता है। और यद्यपि वो कहानी में आप देखेंगे तो बिल्कुल संस्कारों में जकड़ा हुआ है, रूढ़िगत संस्कारों में जकड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी प्रगतिशीलता भी है और अपनी प्रगतिशीलता का परिचय वो कहानी में देता भी है। आप देखते होंगे कि जब आवश्यकता पड़ती है, गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, पंचायत में और किसी को नहीं आता है। सरदार ने पूर्व में ही उसका हुक्का पानी बंद किया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी प्रगतिशीलता का परिचय देता है और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता है उसके अंदर, और वह गोधन को बुलाता है और पंचलाइट और पेट्रोमैक्स बाद में जल जाता है उसी के थ्रू। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि वो सही समय पर सही निर्णय लेना भी जानता है। गुलरिका की दूसरा जो यहाँ पर एक महिला पात्र है, ये सीधी सादी रूढ़िवादी एक ग्रामीण महिला है जो मुनरी की माँ है। और कहानी में आप देखे होंगे कि गोधन जो कहानी का नायक कह सकते हैं, ये मुनरी के प्रति आकर्षित है और उसके घर के सामने से सलीमा गाना गाते हुए गुजरता है। गुलरिका की चूंकि एक रूढ़िवादी महिला है, यह उसके लिए अच्छा नहीं होता है, वो इसकी शिकायत पंचायत के सामने लेकर के जाती है। लेकिन जब बात पंचायत की इज्जत और प्रतिष्ठा की आती है और गोधन को बुलाने की आती है, तो फिर वही गुलरिका की जाकर के उसको बुला करके भी लाती है और अपने घर रात को निमंत्रण पर उसको दावत भी देती है। अर्थात जब पंचलाइट जल जाता है, गोधन के द्वारा जला दिया जाता है, तो फिर वो सारे लोगों के मन का जो मैल होता है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से गुलरिका की एक सीधी सादी महिला जो ग्रामीण महिला है, रूढ़िवादी महिला है, उस प्रकार के चरित्र में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। मुनरी गुलरिका की लड़की है जो गोधन के प्रति आकर्षित भी है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, गोधन और मुनरी। मुनरी के अंदर एक प्रकार का सुलभ शील और संकोच भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है कहानी में। आप देखते होंगे कि जब गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, इसकी सूचना मुनरी को है। मुनरी को मालूम है कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है, लेकिन वो इस बात को सरदार तक पहुंचाने में संकोच करती है, तो इशारे में ही अपनी कूट भाषा में अपनी सहेली कनेली को इसकी सूचना दे देती है। तो एक प्रकार से उसके अंदर एक शील और संकोच यहाँ पर दिखाई पड़ता है। गोधन कहानी का जो नायक है वो एक साधारण मनचला युवक है और उसके अंदर एक काबिलियत भी है। यद्यपि वो मुनरी को देख करके सलीमा गाना गाता है, लेकिन जब बात उसके इज्जत और प्रतिष्ठा की आ जाती है पंचायत के और उसको बुलवाया जाता है, तो दूसरे के बुलाने पर तो नहीं आता है, लेकिन जब गुलरिका की उसको मनाने के लिए जाती हैं तो बिल्कुल वो आता है और अपनी होशियारी और काबिलियत से उस पंचलाइट को, पेट्रोमैक्स को, जो स्पिरिट के अभाव में भी वो जला देता है। तो ये उसकी होशियारी और काबिलियत यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और फिर सरदार जो सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम है, थोड़ा प्रगतिशील भी है, रूढ़िवादी होने के बावजूद भी वो गोधन को फिर बुला करके कहता भी है कि तुमने जाति की इज्जत और प्रतिष्ठा को बचा लिया है, अब तुम्हारा 7 खून माफ और गाओ खूब सलीमा गाना। इस प्रकार उसकी काबिलियत पर लोग प्रसन्न होते हैं और फिर उसे मनमाना और खुला आचरण करने की भी छूट मिल जाती है। उसका हुक्का पानी भी फिर से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ये पात्र और चरित्र चित्रण के आधार पर आप समीक्षा देख लिए हैं। अब आइए देश काल और वातावरण के आधार पर हम इसकी समीक्षा करते हैं, जो चौथा टॉपिक है, चौथा तत्व है कहानी का। इस कहानी में आप देखेंगे तो कहानीकार ने बिल्कुल ग्रामीणों की जो
एक मनोदशा है जो ग्रामीण लोगों के अंदर, जो उनकी उनका एक गुण होता है कि वो रूढ़िवादी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। इन सब का बड़ा ही यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया है देश काल और वातावरण के रूप में। बिल्कुल वैसा देश काल और वातावरण उपस्थित कर दिया है कहानी में। आप देखते होंगे कि कहानी में जब सरदार यानी महतो टोली के लोग सब लोग जाकर के पेट्रोमैक्स लेकर के आते हैं तो बची हुई रकम से पूजा की सामग्री भी खरीद के ले आते हैं, क्योंकि वो रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं। उनकी यह मान्यता है कि बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। यानी वो इस प्रकार से अंधविश्वास रखते हैं कि जब भी कोई इस प्रकार की मशीनरी की चीज आए तो बिना उसका पूजा पाठ के हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी रूढ़िवादिता और उनका अंधविश्वास हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जिसको उन्होंने एकदम वातावरण उपस्थित कर दिया है इस कहानी में। आगे आप देखेंगे पंचायत के जो न्याय हैं उसी में कि वो भी बड़े अजीब हैं, अजीब होते हैं गांव में पंचायतों के न्याय। इस कहानी में ये भी हमको देखने को मिलता है, गोधन दूसरे गांव से आकर के यहाँ पर बस जाता है और जो पंचायत के लोग हैं उनको पान सुपारी के लिए कुछ नहीं देता है। तो इस बात को लेकर के वो अंदर ही अंदर नाराज हैं। और जब गुलरी काकी अपनी बेटी को देख करके, जो गुलरी काकी जो उसकी पुत्री को देख करके जो गोधन सलीमा गाना गाता है, उसकी शिकायत जब लेकर के पंचायत के सामने पहुंचती है तो पंचायत के लोगों को इस नाराजगी को अपना बदला लेने का मौका मिल जाता है और गोधन के ऊपर वो 10 रुपए का जुर्माना लगा देते हैं। जुर्माना ना अदा करने पर उसको हुक्का पानी उसका बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो पंचायतों के न्याय हैं, उनकी रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, इन सब चीजों का कहानी में पूरी तरह से वातावरण यहाँ पर कहानीकार ने उपस्थित कर दिया है। निश्चित रूप से देश काल और वातावरण के आधार पर इस कहानी को सफल कहानी कहा जा सकता है। आगे आप अंतिम जो कहानी का तत्व होता है भाषा शैली, इस पर भी कई बार प्रश्न आया है। भाषा और शैली, इसमें दो चीज है, एक तो भाषा और दूसरे उसकी शैली, यानी कहानी की शैली क्या है और कहानी की भाषा क्या है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये कहानी आंचलिक कहानी है और आंचलिक कहानी की मैंने विशेषता बताया था कि आंचलिक कहानी वो कहानी होती है जिसमें उसके परिवेश में, कहानी के वातावरण में पूरी तरीके से उस अंचल को उभार दिया जाए, उस क्षेत्र को उभार दिया जाए। उस क्षेत्र को उभारने का मतलब उसकी बोली को, उसकी भाषा को, उनके रहन सहन को, उनके संस्कारों को, उनके उत्सवों को, इन सब को ला करके उसमें रख दिया जाए, तो वो कहानी आंचलिक कहानी होती है। ये चूंकि आंचलिक कहानी है इसलिए इसमें आंचलिक शब्दों की भरमार है। आप बहुत सारे शब्द देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है पुण्या, नेम टेम और तमाम सारे ऐसे शब्द देखेंगे, बैकाट, डेढ़ बेढ़, ये सब जो शब्द हैं ये सब वहां की आंचलिकता के हैं, अर्थात वहां की क्षेत्रीय विशेषता है, ये वहां की क्षेत्रीय बोलियां हैं और इन सब शब्दों की यहाँ पर इस कहानी में भरमार है। मुहावरों का भी, जो क्षेत्रीय मुहावरे वहां के प्रचलित है, इस प्रकार के मुहावरे भी हैं और हिंदी के तमाम सारे मुहावरों का भी उसमें प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा और चमत्कृत हो गई है और प्रभावशाली दिखाई पड़ती है। अब अगर हम इसकी शैली की बात करें, ये तो हो गई भाषा की बात, अगर हम इसकी शैली की बात करें तो शैली में एक तो मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली है, यानी वर्णनात्मक शैली, वर्णन करते चले जाना। रामनवमी का मेला आया, एक इस गांव में 8 पंचायतें हैं, प्रत्येक पंचायत की अपनी दरी, जाजिम, शतरंजी, पेट्रोमैक्स है, इस प्रकार एक वर्णन प्रधानता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तो वर्णनात्मक शैली है, लेकिन व्यंग्यात्मक शैली भी साथ साथ में प्रयुक्त हुई है। व्यंग्यात्मक शैली का अगर हम आपको उदाहरण दें तो जब पेट्रोमैक्स महतो टोली का नहीं जलता है तो जो और पंचायतें हैं उन पंचायतों के लोग ये जान करके कि ये लोग पेट्रोमैक्स नहीं चला पाएंगे तो व्यंग्य मारते हैं, व्यंग्य कसते हैं। राजपूत टोली के लोग आकर के वहां पर कहते हैं कि 5 बार उठक बैठक करो कान पकड़ करके और आपका पेट्रोमैक्स जल जाएगा। तो इस प्रकार से हंसी और व्यंग्यात्मक भाव वहां पर आता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। तो इस आधार पर आपने देखा कि पूरे कहानी की समीक्षा मैंने कहानी के प्रमुख 5 तत्वों के आधार पर कर दिया। सारांश अर्थात कथा वस्तु, उद्देश्य, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण और भाषा शैली।
इस आधार पर संपूर्ण कहानी की समीक्षा हमने करके आपको दिखा दिया। अब इसमें जिस भी किसी एक आधार पर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा और जिस भी आधार पर प्रश्न पूछा जाता है 80 शब्दों में उसमें लिखना होता है, वो आप लिख करके दिखा सकते हैं और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं।